हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएसटी हंट में आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए चैप्टर 1 का लास्ट एपिसोड लेके। जी हाँ बच्चे, आज वैसे बच्चे जो शुरू से लेके लास्ट सीरीज तक बने हुए रहे, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को कि आप लोग धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको हिस्ट्री चाहिए या ज्योग्राफी चाहिए, दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट चाहिए आप कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा। इसके बाद हमारा वो वीडियो भी आना स्टार्ट हो जाएगा और आप सभी लोग कल का, जी हाँ बच्चा, कल आपका लाइव सेशन है। किसका? इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का पोलिंग सेशन है। जैसा कि ऑब्जेक्टिव सारा हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे और बाकी हम लोग जो सब्जेक्टिव सारा कंप्लीट किए थे, ऑब्जेक्टिव हम लोग कल यहाँ पे सारा टोटल जैसे सिविक्स का चला था वैसा ही आज हम लोग करने वाले हैं। कल करेंगे हम लोग इसको, देखेंगे, ठीक है। आज का जो लास्ट हम लोग का एपिसोड है उसमें हम लोग को दो टॉपिक देखना है। एक पब्लिक फैसिलिटीज हम लोग देखेंगे, एक सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए, जैसे कि प्रीवियस रिकॉल करें कि हम लोग क्या किए थे प्रीवियस वीडियो में, कंट्री को कंपैरिजन किए थे ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम, और ये भी देखे थे कि इनकम के अलावा कौन कौन सा क्राइटेरिया है जिससे जो कंट्री है उसको क्या किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। तो इनकम में भी हम लोग एवरेज इनकम देखे थे, एवरेज इनकम का डिस्पैरिटीज देखे कि डिस्पैरिटीज क्या है बाबू, है ना। तो इसमें एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो पर्सन है उसका हमको इनकम पता नहीं चल पाता है, समझे कि नहीं। ये चीज हम लोग बात किए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे कि कुछ बिहार, केरला और हरियाणा का मतलब जो स्टेट था उसको कंपैरिजन किए थे कि जरूरी नहीं है जहां का जो इनकम ज्यादा हो, पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो, वो स्टेट और अच्छा रहेगा। तो हम लोग इसमें लिटरेसी के बेसिस पे, हेल्थ के सिस्टम पे, है ना, ये सारे बेसिस पे हम लोग देखे थे। नेट अटेंडेंस रेशियो के बेसिस पे भी देखे थे, ठीक है। अब एक बात समझना है कि आज हम लोग जो बात करेंगे वो पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब क्या? पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब ऐसा फैसिलिटी जो एक पूरे पब्लिक यानी एक पूरे सिटीजन को दिया जाता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। अब एक बात समझिएगा, ये जो टॉपिक है ना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आया है। और ये जो सेंटेंस है ये क्या बोला जा रहा है बाबू, कि आपके पास जो पैसा है वो सारे चीजों को नहीं खरीद सकता। अगर फॉर एग्जांपल हम आपको ये बात बोले कि आप पैसे से क्या इन्वायरमेंट फ्री, सॉरी पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके पूरे कंट्री के लोगों के, लोग कैसे हैं, लोग कैसे उस पर परस्यू कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप अकेले नहीं खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड आया था, क्या कोविड आया था तो उसमें आप ऐसा पैसे से खरीद सकते थे कि पैसे दे देंगे तो हमको कोविड नहीं होगा? नहीं, क्योंकि वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ये चीज बोला जा रहा है। एग्जाम्पल, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट आप नहीं खरीद सकते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन डिजीज ये भी आप नहीं खरीद सकते। तो यानी ये सिंपल समझ में आ रहा है कि मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन डिजीजेस। ओके, चलिए अब एक बात समझिए। सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर जो हमारा पब्लिक फैसिलिटीज है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस का मतलब क्या, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसको हम लोग को यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो देखिए इसका सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज क्या है। फॉर मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे आल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। देखिए सबसे पहला सिग्निफिकेंस क्या पब्लिक फैसिलिटीज का, कि पब्लिक फैसिलिटीज को आप एक ग्रुप में चीपेस्ट वे में क्या कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक सोसाइटी में रहते हैं तो क्या हर एक घर के लिए एक क्या रहता है, सिक्योरिटी गार्ड रहता है? नहीं रहता है। पूरे सोसाइटी के लिए 2-3 सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। क्या एक घर एक सिक्योरिटी गार्ड को क्या परस्यू कर सकता है क्या? नहीं। तो इट मीन जो पब्लिक फैसिलिटीज है, फॉर मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे, यानी जो हमारा पब्लिक फैसिलिटीज है वो क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग्स है बेस्ट वे में और चीपेस्ट वे में। कैसे? इज टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली, जब इस सर्विसेज को क्या कलेक्टिवली दिया जाए। लाइक आप ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का यूज करते हैं ना, अब ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में क्या बस आप अकेले अगर एक जगह से दूसरे जाने के लिए लेते तो आपको कितना पैसा लगता है, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकते। वहीं आप पब्लिक फैसिलिटीज बस में देखते हैं तो सारे लोग एक साथ जाते हैं तो आपको पैसा क्या लगता है, कम लगता है। तो यानी कुछ ऐसे पब्लिक फैसिलिटीज हैं जो एक जब आप कलेक्टिवली लेते हैं तो वो क्या होता है, आपको चीपेस्ट वे में मिलता है। तो ये पहला सिग्निफिकेंस है किसका, पब्लिक फैसिलिटीज का, ठीक है। इसके बाद सेकंड बात करेंगे कि विद द इंक्रीज इन पब्लिक फैसिलिटीज अदर क्राइटेरिया आल्सो इंक्रीज। जैसे ही पब्लिक फैसिलिटीज इंक्रीज होता है उसके साथ साथ जो आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम जो है वो सारा भी क्या हो जाता है, अपने आप में क्या इंप्रूव कर जाता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज जब सरकार आपको देगी तो आपका जो हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीजें को आपको अकेले लेने में ज्यादा पैसा लग रहा है तो उसमें कम पैसा लग रहा है, तो जो पैसा आप बचाएंगे उससे आप क्या लीजिएगा, हेल्थ और एजुकेशन आप लेना स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ आप देखिएगा डेवलपमेंट में कुछ एग्जांपल का बात करेंगे। जैसे केरला है जो लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिस हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। वहां पे लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों है, वहां जो मृत्यु दर है वो कम क्यों है,
क्योंकि वहां पे एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ सिस्टम है और एजुकेशनल फैसिलिटीज है। समझे कि नहीं? क्योंकि आप क्या देखें, ये जो बेसिक हेल्थ सिस्टम है और ये जो पब्लिक फैसिलिटीज है, ये सॉरी एजुकेशनल फैसिलिटीज है, ये पब्लिक फैसिलिटीज है, तो ये दोनों जब आ गया तो ऑटोमेटिकली जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो अपने आप क्या हो गया, डाउन हो गया। यानी पब्लिक फैसिलिटीज आया, दूसरा और चीज क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, अचीव हो गया, है कि नहीं? तो सिमिलरली इन सम स्टेट द पंजाब पीडीएस फंक्शन विल, अब पंजाब में अब देखिएगा वहां का पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छा क्या है, एक तरीके से परफॉर्म करता है, तो इसलिए वहां पे खाने की कमी नहीं है। पीडीएस का मतलब क्या होता है, देखते हैं ना कि पीडीएस सिस्टम का मतलब जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा आपको बहुत सारा अनाज वगैरह फ्री का दिया जाता है, ग्रेन्स वगैरह फ्री का दिया जाता है, उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? तो पंजाब में ये बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ये एग्जांपल से याद रखिएगा, क्लियर है ना? इसके बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल सच एज स्टेट इन सेंट्रली लाइकली टू बी बेटर। सेंटर का जो हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस है वो भी क्या है, स्ट्रांग है, जिस वजह से पूरे कंट्री में एक तरीके से अच्छी तरीके से क्या जो बच्चे हैं या जो सिटीजन उसको मैनेज किया जाता है कि वो क्या हो, नरिश हो। नरिश का मतलब अच्छा, उनका एकदम पोषक पोषक तत्व है ना, ये सारा का यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है? चले, तो एक बात आपको यहाँ से समझ में आई कि पब्लिक फैसिलिटी जरूरी क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, चीपेस्ट रेट में सबको मिल सकता है। दूसरा हम लोग ये बात किया कि पब्लिक फैसिलिटी जैसे ही आता है, हमारा दूसरा जो क्राइटेरिया वो ऑटोमेटिकली इनहेंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल में बात की थी केरला में, जैसे कि हेल्थिंग सिस्टम अच्छा है, एजुकेशनल सिस्टम अच्छा है, तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या हो गया, डाउन हो गया है। उसके बाद हम लोग बात की जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम कहाँ पे आपका देखिएगा, हरियाणा में अच्छा है, तो वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो और भी ज्यादा अच्छा खासा है ना। उसका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस जो हमारा सच स्टेट सेंट्रली लाइक टू बी बेटर, हमारा जो कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशन स्टेटस है हमारे कंट्री का वो भी क्या बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है? तो इसी के साथ आप देखिएगा एक बॉडी मास इंडेक्स का आपके बगल में क्या आता होगा, आपका एक कॉलम आता होगा, ठीक है? तो ये बीएमआई क्या है, आपको बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स का मतलब है कि आप हेल्दी है या फिर नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? बोलेगा सर वाह क्या बात कर रहे हैं, हम तो सांस ले रहे हैं, हम तो आराम से सो रहे हैं, हमको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नहीं, तो इकोनॉमिक्स के टर्म्स में आप हेल्दी है या नहीं है उसको एक अलग मेजर से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। तो जैसे देखिएगा यहाँ पे पूरा एकदम पावरफुल है कि नहीं, एकदम देखिए ये पूरा पतला है, जैसे नहीं लगता कोई ऐसा पूरा पतला है जैसे लगता हवा आएगा तो उड़ जाएगा वो, है ना? उस टाइप का एक पूरा बॉडी बिल्डर है। और यहाँ पे देखिए एकदम पूरा ये क्या है, ओवरवेटेड, ओवरवेटेड नहीं बोल सकते हाँ, लेकिन ओवरवेटेड आप ऐसा बोल सकते हैं, मोटा जो नहीं रहता पूरा ओवरवेटेड, उसको आप बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये तीन कैटेगरी है, तो यानी से ये समझ में आ रहा है कि क्राइटेरिया यूज्ड टू फाइंड आउट वेदर अ पर्सन इज नरिश, अंडर नरिश और ओवरवेट। नरिश का मतलब क्या होता है, नरिश का मतलब जो एकदम क्या है, एक तरीके से पूरा हेल्दी है उसको नरिश बोलते हैं। अंडर नरिश का मतलब जो पूरा पतला नहीं रहता है, जिसको पोषक तत्व ज्यादा बॉडी में नहीं रहता, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा नहीं रहता, उसको अंडर नरिश कहते हैं। और ओवरवेट का मतलब जो हेल्दी रहते हैं, जो मोटा रहते हैं ना, जो मोटे पर्सन रहते हैं उसको क्या करते हैं, ओवरवेट करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सर हम कैसे जानेंगे कि हम कहीं ना कहीं एक तरीके से हेल्दी है या फिर नहीं है? तो इसको फाइंड बॉडी मास इंडेक्स को फाइंड करने का जो तरीका है, वेट ऑफ द पर्सन इन केजी एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर, यानी आपका जो हाइट है उसको पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए और आपका जो वेट है उसको डिवाइड कर लीजिए। एग्जांपल वेट मान लीजिए आपका 25 है और हाइट को अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किए तो उसका 1 स्क्वायर मीटर क्या है, 1 स्क्वायर मीटर आया। तो यानी आपका जो टोटल निकला कितना निकला, 25 निकला। तो अब आपको जानना है कि आप नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या फिर क्या है, ओवरवेट है। तो इसमें देखिए लेस देन 18 है तो आप अंडर नरिश्ड है, यानी जो आपका वैल्यू आएगा वो अगर लेस देन क्या आएगा, 18 आएगा तो अंडर नरिश्ड होगा, मोर देन 25 आएगा तो ओवरवेट आएगा, और आपका जो आएगा वो 18 से 25 आएगा तो क्या आएगा, आप नरिश्ड होंगे। यानी 25 आ रहा है तो नरिश्ड है। यानी अब आप अपना सब लोग आज का होमवर्क है कि आप अपना क्या निकालेगा, आप अपना जो बॉडी मास इंडेक्स है वो निकालेगा। तो मान लीजिए जितना भी आपका वेट होगा, वेट को नापिएगा और उसका आपका जो हाइट होगा, हाइट को आप मीटर स्क्वायर में करके डिवाइड करिएगा। जो आपका वैल्यू आएगा अगर वो 18 से कम आ रहा है, 18 से कम, तो आप अंडर नरिश्ड है। अगर आपका जो वैल्यू है वो 25 से अबव आ रहा है तो आप क्या करेगा, आपका यानी ओवरवेट है। अगर आपका वैल्यू जो 18 से 25 में आ रहा है तो आप क्या है, नरिश्ड है, यानी आप हेल्दी पर्सन है। तो इसके बेसिस पर आप निकालेगा। तो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन इसमें चाइल्ड को हम लोग कंसीडर नहीं करते, क्योंकि चाइल्ड क्या होता है, चाइल्ड का तो ग्रोइंग फेज होता है, किसी का वेट ज्यादा होता है, किसी का वेट कम होता है, तो चाइल्ड को इसको कंपैरिजन नहीं करते हैं। समझ आ रही किनारे? तो इसी के साथ ये हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स का जो कंपैरिजन था उसको हम लोग यहाँ पे क्या किए बाबू, कंप्लीट किए, ठीक है ना? अब एक बात समझिएगा, यानी आपको क्या देखने को मिला, आपको ये देखने को मिला कि हमारा जो इनकम है इसके अलावा और भी मेजर्स है जिससे हम लोग क्या, वो स्टेट
के कंपैरिजन करते हैं। इसी के साथ एक नया आपको टर्म देखने को मिलेगा, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट एक रिपोर्ट है, इसमें क्या किया जाता है, इनकम एंड एडिक्वेट मेजर फॉर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यानी इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इनकम को इनएडिक्वेट माना जाता है। क्या? मेजर करने का जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उसको मेजर में इनएडिक्वेट माना जाता है। इनएडिक्वेट का मतलब ये सही नहीं माना जाता, जिसमें देन व्हाट इज द अदर क्राइटेरिया, तो अदर क्राइटेरिया क्या है, तो अदर क्राइटेरिया ये है हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर आल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ इनकम ही इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, क्या क्या है, हेल्थ है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कैसा आपका लाइफस्टाइल है जीने का, वो भी मैटर करता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब पीछे से कनेक्ट करिए कि हम लोग देखे थे कि हमारा इनकम के अलावा भी और बहुत सारा मेजर होता है, जिसमें कोई कंट्री या कोई स्टेट को क्या कर सकते, कंपैरिजन कर सकते हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के माध्यम से ये बोला जा रहा है कि इनकम के अलावा भी और सारे मेजर्स है, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारा चीजें क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल ये उठता है कि सर ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो निकालती कौन है, तो एक इंस्टीट्यूशन निकालती है जो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये आपका रिपोर्ट निकालती है, और इसमें क्या, कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। यानी हमारा जो ये यूएनडीपी है, ये 3 बेसिस पे क्या क्या, हमारा जो एजुकेशनल लेवल है, या उसका जो हेल्थ स्टेटस है, या पर कैपिटा इनकम, ये 3 बेसिस पे ये क्या करती है, आपका डेवलपमेंटल स्टेटस निकालती है। और इसी को बोलते हैं एचडीआई, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी कोई कंट्री का एचडीआई कितना होगा, वो डिपेंड करता है 3 चीजों के ऊपर, एजुकेशन कैसा है, हेल्थ कैसा है, या फिर वहां का पर कैपिटा इनकम कितना है, ये 3। और ये रिपोर्ट रिलीज कौन करती है, यूएनडीपी। कौन करती है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं कि हर एक कंट्री का जो पोजीशन है वो कितना है। तो पहला हम देखेंगे श्रीलंका का। कुछ कंट्रीज है जिसका हम लोग यूएनडीपी देखने वाले हैं, जैसे ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम देखेगा श्रीलंका का, आप देखेगा 12,707 है। इंडिया का, म्यांमार का, देखिए सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का मतलब कोई पर्सन कितने साल तक जिएंगे किस कंट्री के, उसको कहा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, तो श्रीलंका में देखिए वहां के लोग 77 ईयर्स तक जीते हैं, इंडिया के लोग 69.7 ईयर्स तक जीते हैं, हाईएस्ट है ना। पर हाईएस्ट का मतलब क्या, ऑन एन एवरेज का बात किया जा रहा है कि लगभग इंडिया के लोग 69.7 ईयर्स तक जीते हैं। अब बोलेगा सर मेरे घर के बगल में एक नानी है, वो तो सर 105 साल जी, हाँ हो सकता है, यहाँ हम लोग एवरेज का बात कर रहे हैं कि एवरेज इंडिया के लोग 69.7 ईयर्स देते हैं। और ये जो डाटा ये फ्लक्चुएट करता रहता है, ये अकॉर्डिंग टू द डाटा 2019 है, ये याद रखिएगा। और इंडिया सबको याद रखिएगा, ये एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है बाबू, कि कौन सा इंडिया के अप है, कौन सा इंडिया के डाउन है। तो आप देखिए एक ही इंडिया के अप आपको देखने को मिल रहा है, 1, 2 और 3 कंट्री देखने को मिल रहा है। कौन कौन? श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। नेपाल का तो ऐसे भी सुना होगा कि नेपाल के लोग बहुत लंबे समय तक जीते हैं, है ना। और फिर स्कूलिंग का देखेंगे, 25 ईयर्स से अबव कितने लोग स्कूल जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे 10.6, यहाँ पे 6.5 या 5.0, ये सारे लोग जाते हैं ना। और एचडीआई में रैंक देखेंगे तो इंडिया का रैंक देखिए कितना अच्छा है, 130 है। अब बोलेगा सर 130 अच्छा रैंक थोड़ी, यहाँ ऑब्वियसली अच्छा रैंक नहीं है, 193 कंट्री है बाबू, 193 कंट्री में इंडिया का रैंक कितना है, 130। तो ये खुशी होने की बात है क्या? नहीं, हम लोग बहुत पीछे है बाबू एचडीआई में। वहीं हमारा देखिए श्रीलंका 73 में कितना अच्छा है। हालांकि श्रीलंका का भी कहीं ना कहीं रैंक थोड़ा डाउन हुआ होगा, लेकिन 2019 के अकॉर्डिंग देखिएगा तो हम लोग का रैंक कितना है, 130 है। तो ये याद रखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, यानी हमारा इंडिया में अगर कंपेयर हो रहा किया जा रहा है, यानी एचडीआई रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रिपोर्ट है, यानी यहाँ का में भारत में अगर एचडीआई को इंप्रूव करना है तो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, हमारा हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और पर कैपिटा इनकम भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो ग्रॉस नेशनल इनकम का भी यहाँ पे दिया गया है, तो लिविंग स्टैंडर्ड को डिनोट करता है कि क्या कैसा है नहीं है, उसको बताया जाता है ना। बेसिकली ये 189 कंट्री में क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि कोई भी पर्सन कितने लंबे समय तक एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ है उसका, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर कैपिटा इनकम क्या करता है, आपको ये तो पता है, पर कैपिटा इनकम जो टोटल इनकम है उसको डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन से जो निकल के आता है वो पर कैपिटा इनकम। यानी कोई भी कंट्री में एक पर्सन साल में कितना रुपया कमा रहा है वो क्या होता है, पर कैपिटा इनकम होता है। क्लियर है ना। तो ये डू यू थिंक देयर आर अनदर क्राइटेरिया, आपको लगता है कि इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। लेकिन एक लास्ट टॉपिक है, उसको भी इसी वीडियो के साथ देख लेते ताकि चैप्टर आपका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। और कल आप शाम में 8 बजे आके आप क्या कर लीजिए, टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, देखिए आपका सारा चीजें कैसे सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी अब इससे क्वेश्चन क्या बना था ये भी देख लीजिए, ऑन व्हाट बेसिस द क्राइटेरियन यूज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम वन यूज्ड बाय द
वर्ल्ड बैंक एक्सप्लेन। कौन कौन सा ऐसा और भी अलग जो क्राइटेरिया है जो कि किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यूज किया जाता है, जो कि अदर देन वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक किसके बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कर रहा था ना, लेकिन ये जो है इसके अलावा क्या क्या, हेल्थ, एजुकेशन और क्या जो हमारा पर कैपिटा इनकम उसके बेसिस पे कर रहा था। तो इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, 3 मार्क्स में यहाँ पे हो जाएगा, है ना। उसका वही जो डेफिनेशन है वो लिख दीजिएगा। सजेस्ट एनी 3 वेज टू मेंटेन बॉडी मास इंडेक्स, कैसे बॉडी मास इंडेक्स को मेंटेन किया जा सकता है। 3 वे आपको करना है। तो अच्छा जो डाइट है, डाइट आपको अच्छा लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, इस तरीका का न्यूट्रिएंट्स जो डाइट है वो लेना चाहिए। तो 3 आपको ऐसा करके आप ऐसा लिख सकते हैं कि हाँ इससे आप क्या कर सकते हैं, बॉडी को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। अब एक ध्यान से समझिए सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट ऐसे करना चाहिए कि वो सस्टेनेबल रहे, लगातार रहे, और जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ज्यादा डिप्लेशन ना हो। ज्यादा डिप्लेशन का मतलब ज्यादा वो एक तरीके से उसमें हरास ना देखने को मिले। तो ये चीज बोला जा रहा है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा क्या वो डेवलपमेंट जो हो रहा है वो क्या सस्टेनेबल है कि नहीं, सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी ऐसा डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है कि जिससे हम लोग आज क्या कर रहे हैं कि जो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आने वाले जो हमारे फ्यूचर जनरेशन उसके लिए बचे ही ना। आप ऐसा क्या सोचते हैं कि हमारा जो आज का रिसोर्सेज है ना वो हमारे फोर फादर से हम लोग क्या किए, कैरेट किए। नहीं, हम लोग फोर फादर से नहीं लिए उधार, हम आने वाले जनरेशन से क्या लिए, उधार लिए। क्योंकि आज का जो रिसोर्सेज है वो आने वाले जनरेशन क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यानी एक बात आपको क्या समझना है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको ऐसा यूज करना चाहिए तो वो क्या रहे, सस्टेन रहे, और इसी को कहा जाता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। चैलेंजेस का क्या है, तो चैलेंजेस देखिएगा, डेवलपमेंट रिक्वायर्स कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, जिससे क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट से हम लोग जो रिसोर्सेज है उसको क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, और जब कंजप्शन कर रहे हैं तो उसका रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो जा रहा है। और इसे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसका ज्यादा डिप्लेशन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आफ्टर सम टाइम्स इट विल गेट एग्जॉस्ट, वो क्या हो जाएगा, आने वाले समय के साथ ये खत्म हो जाएगा, उसको क्या कहा जाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। तो सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज रिक्वायर एंड डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल, है ना। जो सस्टेनेबल यूज रिसोर्सेज का होना चाहिए, और इसे जरूरी है कि जो डेवलपमेंट है वो क्या हो, सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब लगातार हो, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हो। ऐसे ये स्लाइड से कभी कोई क्वेश्चन बना नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से बना है, तो क्वेश्चन यहाँ से बना है कि आपका जो यहाँ पे फिगर दिया गया है उससे बना। आप इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, इसमें बताया गया है कि कैसे ग्राउंड लेवल का वाटर कम हो रहा है। जिसमें क्वेश्चन लिखा गया था उसका हम आंसर यहाँ पे डाल दिए, क्योंकि आपको पहले ही बोले इससे क्वेश्चन आता है। क्योंकि ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट चैप्टर, इसे ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यही सबसे पूछ लिया जाता है। स्टूडेंट सोचते हैं ये तो बस पिक्चर देखने के लिए दिया गया, नहीं, आपको यहाँ पहले दिया गया कि व्हाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज, ग्राउंड वाटर ओवर यूज क्यों हो रहा है, ज्यादा यूज क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन है एग्रीकल्चर नीड्स के कारण। इंक्रीजिंग डिमांड ड्रिवन बाय द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है तो वाटर का डिमांड भी बढ़ रहा है, इस वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण और एग्रीकल्चर नीड्स, या फिर इसमें इरिगेशन भी आप डाल सकते हैं, इसके कारण हो रहा है। दूसरा, कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज, क्या वाटर का ओवर यूज करके डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिस एंड रिस्पांसिबल रिसोर्स मैनेजमेंट। सस्टेनेबल प्रैक्टिस का मतलब जितना पानी की जरूरत है उतना यूज करें, है कि ना। हमेशा आप साफ पानी का यूज ना करें, तो इससे आप सस्टेनेबल प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। या रिस्पांसिबल रिसोर्स मैनेजमेंट, रिस्पांसिबल रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब रिसोर्स को मैनेज करके आप चल सकते हैं। जितना यूज हो उतना, नहाते समय आप 2 बकेट 4 बकेट 5 बकेट पानी का यूज ना करें, 1 बकेट का यूज करें। तो यानी मैनेजमेंट पर्पज से हम ओवर यूज के वाटर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा है, ये जो क्वेश्चन था आपको ये भी यहाँ मिल गया। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इसको एक तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं, ऐसे ही रह जाता है, आ जाता है क्वेश्चन, अब बच्चे लिख नहीं पाते हैं, लेकिन आंसर भी आपको क्या मिल गया, यहीं पर मिल गया टोटल, और है ना। चलिए लास्ट इसमें आपको ये भी देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पूरे वर्ल्ड का जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो खत्म हो रहा है, और जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करें क्रूड ऑयल का, किसका बात करें, क्रूड ऑयल का बात कर रहे हैं। और मिडिल ईस्ट में देखिएगा कितना है, 808 बैरल है, 808 बैरल। जैसे कि हम लोग वाटर को लीटर में मानते हैं, पेट्रोल लीटर में मानते हैं ना, उसे क्रूड ऑयल को हम लोग बैरल में मानते हैं। कितने मानते हैं, बैरल में मानते हैं। तो मिडिल ईस्ट के पास 808 बैरल है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास 50 है, और पूरे वर्ल्ड को मिला के कितना है, 16,097 है, सॉरी 16,697 है, यानी इतना टोटल है। यानी सबसे ज्यादा मिडिल ईस्ट के अकेले के पास 808 है ना। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास 50 बैरल है, वर्ल्ड के पास 1697 है। तो अगर आप एक चीज देखिएगा कि अगर मिडिल ईस्ट के पास जो 808 बैरल क्या है, क्रूड ऑयल है, वो कितने साल तक चलेगा, 70 साल तक। और यूनाइटेड नेशन के पास जो वो 10.5 साल तक, और पूरे वर्ल्ड के पास जो ये कितने साल तक चलेगा, 50 साल तक चलेगा।
समझ रहे किनारे। अब एक बात आपको समझिए कि ये सारा तो लिमिटेड है, यानी ये नॉन रिन्यूएबल है, तो होगा क्या? तो होगा क्या, तो हम लोग को इंडिया के रिस्पेक्टिव से देखना पड़ेगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि इज क्रूड ऑयल इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन ए कंट्री? क्या क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंस है कोई कंट्री का एक डेवलपमेंट में? ऑब्वियसली है, बिकॉज इट इज अ वाइटल एनर्जी सोर्स एंड क्रूशियल इनपुट फॉर वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक जनरेशन। नहीं है? ये सारा इंपॉर्टेंट है क्रूड ऑयल ना। किससे क्या होगा हमारा ये क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लिए? इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी वगैरह चल रही है, जहाज वगैरह चल रहा है, उसमें क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ रही है ना? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो मशीन वगैरह चल रहा है, या फिर इलेक्ट्रिक जनरेशन है, उसमें भी आपको जरूरत पड़ रहा है। समझ रहे आ रहा है? दूसरा पूछा जा रहा है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या, कि इंडिया हैज द इंपोर्ट टू क्रूड ऑयल, क्या इंडिया को इंपोर्ट करना चाहिए क्रूड ऑयल को, एंड व्हाट प्रॉब्लम डू यू एंटिसिपेट फॉर द कंट्री लुकिंग एट द अबव सिचुएशन? और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है इंडिया के पास? तो पहला प्रॉब्लम क्या आ सकता है? वल्नरेबिलिटी टू ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन। वल्नरेबिलिटी आ सकता है। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्राइस जो वो ज्यादा कम होगा। अब इंडिया के पास क्रूड ऑयल है नहीं, तो जितने प्राइस में बेचे उतना प्राइस में हम लोग को लेना पड़ेगा। तो पहला प्रॉब्लम ये आ सकता है। ट्रेड बैलेंस इशू आएगा। ट्रेड बैलेंस इशू आएगा कि हो सकता है हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करना पड़े। इंपोर्ट ज्यादा करने से क्या होगा, हमारा जो पैसा होगा, जीडीपी होगा, वो कम होता चला जाएगा, है ना? और उसके बाद क्या, कंसर्न अबाउट सिक्योरिटी, कंसर्न अबाउट एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी का कंसर्न है क्योंकि हमारे पास क्रूड ऑयल है नहीं, हम दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इससे क्या बनेगा, डिपेंडेंसी जो फॉरेन सोर्स पे है वो क्या होगा, हमारा बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है ना? इसी के साथ आप देखिएगा हमारा पूरा चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट चैप्टर क्या हो गया, एकदम सॉर्ट आउट हो गया बाबू। तो आज लास्ट में याद करके पूरे चैप्टर को रिकॉल करते हैं। पहला हम लोग देखें कि डिफरेंट पर्सन है डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। हर एक पर्सन का जो डेवलपमेंटल गोल होता है वो क्या होता है, पूरा अलग अलग होता है, ठीक है? और क्या ये इसमें, और नेक्स्ट टॉपिक में ये बात किया था, क्या इनकम की ही हमारा डेवलपमेंटल गोल है? नहीं, इनकम के अलावा भी और भी डेवलपमेंटल गोल है, जैसे कि जो नॉन मटेरियल चीज है, जैसे सिक्योरिटी, फ्रीडम, ये सारी चीजें भी हम लोग को देखने को मिला, ठीक है? उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर में बात की कैसे कोई कंट्री और कंट्री को कैसे कंपेयर किया जा सकता है। तो हम लोग बात की टोटल इनकम, लेकिन टोटल इनकम अपने आप में सक्सेसफुल रहा नहीं, इसीलिए हम लोग एवरेज इनकम क्राइटेरिया को यूज किए। एवरेज इनकम में भी देखिए डिस्पैरिटीज हाइड हो जा रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, एवरेज इनकम को डिस्पैरिटीज हाई हो जा रहा है, तो एवरेज इनकम के अलावा भी और बहुत सारे अदर क्राइटेरिया होगा, जिसमें हम लोग बात किए अदर क्राइटेरिया के ऊपर देखें कि जैसे बिहार, केरला और हरियाणा का हम लोग एग्जाम्पल लिए, जिसमें हम लोग क्या क्या वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का जो लिटरेसी रेट, वो सारी चीजों को भी देखें। जिसमें कॉन्सेप्ट आया क्या, एसडीआई का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, उस पर बात की। उसके बाद हम लोग क्या पब्लिक फैसिलिटीज पे बात की कि देखिए कि पब्लिक फैसिलिटीज हम लोग पहले ये देखें कि जो पैसा हमारे पास है उससे हम सारी चीजों को खरीद नहीं सकते हैं। कुछ जैसे कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, ये सारा पैसा से खरीदा नहीं जा सकता है, ये सब पब्लिकली पॉसिबल हो सकता है। तो ये हम लोग इसका सिग्निफिकेंस देखे थे। और लास्ट में हम लोग क्या देखे थे कि जो रिसोर्सेज है उस डिप्लीशन कैसे हो जा रहा है, सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट को देखे, जिसमें हम लोग 2 फिगर पे ज्यादा बात की। आई होप आज का क्लास आपको पूरे तरीके से समझ में आएगा बच्चों। इसी तरीके से धीरे धीरे हर एक दिन करके हम लोग पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ बने रहिए, और कल का लाइव सेशन आप लोग रात के 8 बजे जरूर ज्वाइन करेगा। बेस्ट ऑफ लक।